नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने विरोध में हुई हिंसा पर जताई चिंता। जारी होगा अंतरिम आदेश। जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है उन्हें नए वक्फ कानून के तहत डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में हिंसा में मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि के लिए बीजेपी ने कोलकाता में मनाया हिंदू शहीद दिवस। मुर्शिदाबाद में बेघर हुए 9 परिवारों की डीजीपी से मुलाकात की मांग को लेकर सुकांत मजूमदार धरने पर बैठे। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के आरोपी बनाए जाने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा उनको धरना करने का अधिकार, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं। गांधी नेहरू परिवार को बताया सबसे भ्रष्ट। भारतीय रेलवे को पूरे हुए 172 साल। रेल मंत्री ने कहा भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन। भारतीय रेल विश्व में रोज बना रही नए कीर्तिमान। रेल में पहली बार परीक्षण के तौर पर लगा एटीएम। दिल्ली सरकार का स्कूलों पर बड़ा एक्शन। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर उठाया कठोर कदम। 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी। 20 डमी स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई। चीन को भारी पड़ा अमेरिका को जवाब देना। ट्रंप ने और तेज किया टैरिफ टॉर्चर। अब ठोका 245% का शुल्क। चीन ने कहा बंद हो दबाव, धमकाने और ब्लैकमेलिंग की रणनीति। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नए वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून पर स्टे की मांग की गई तो नए कानून के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। सरकार की ओर से नए कानून के पक्ष में दलील रखी गई तो किसी भी संवैधानिक कानून के हनन की दलील को खारिज किया। कोर्ट ने भी सरकार से कई सवाल किए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सभी सवालों का जवाब दिया। इस मामले पर कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई है। वक्फ कानून पर लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर जताई चिंता। पूछा सुनवाई के दौरान क्यों हुई हिंसा। वक्फ कानून को लेकर सियासी दांवपेच के बीच ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। वक्फ के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और कहा कि वक्फ कानून इसका उल्लंघन करता है। इस पर सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदाय पर लागू होता है। वहीं अधिवक्ता सिंघवी ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद तमाम संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिम आदेश में कोर्ट व्यवस्था देगा कि जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है उन्हें नए कानून के तहत डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। विवादित प्रॉपर्टी के मामले में कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। पदेन सदस्यों को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे। दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। सीजीआई ने वक्फ कानून को लेकर हिंसा का भी जिक्र किया। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि जब मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है तो ऐसे में हिंसा नहीं होनी चाहिए।
इस मामले में जारी सियासी दांवपेच के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। भाजपा ने इस मामले में बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लिया है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स है। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है। बंगाल में जो दुर्दांत दुस्साहस उग्रवादी तत्व कर रहे हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ममता जो उनके ऊपर दिख रही है और इंडी गठबंधन ने जो सेकुलर मौन धारण करके रखा हुआ है, यह देश के समाज और लोकतंत्र के लिए यह चुप्पी बहरा करने वाली। फिलहाल इस मामले में जोरदार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां गुरुवार को दोबारा सुनवाई होगी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से जहां तनाव बना हुआ है तो राजनीति भी गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बैठक की तो ये भी माना है कि राज्य में हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया और इस्तीफा मांगा है। इस मामले में मारे गए हिंदुओं को लेकर बीजेपी ने कलकत्ता में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। ममता का इमामों से संवाद, ममता का बयान, मचा नया घमासान। वक्फ कानून के मसले पर बंगाल के तमाम इलाकों में हुई हिंसा के बाद एक ओर जहां हिंदुओं के पलायन और कानून व्यवस्था के मसले पर ममता सरकार घिरी हुई है, तो वहीं बुधवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य भर से आए इमामों के संग अहम बैठक की। बातचीत के केंद्र में वक्फ कानून समेत मुर्शिदाबाद, मालदा और भानगढ़ में हुई हिंसक घटनाएं थीं। इस दौरान ममता ने इमामों को संबोधित करते हुए माना कि मुर्शिदाबाद के कुछ इलाके अशांत रहे और कुछ घटनाएं हुई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि झूठी खबरें फैलाकर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हर धर्म के सम्मान की बात करती हैं और राज्य में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में वक्फ अधिनियम को लेकर थोड़ी बहुत घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा का आरोप लगाया। ममता ने बैठक में केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए तो बीजेपी ने फौरन पलटवार किया और कहा कि वो झूठे आरोप लगा रही हैं। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? अरे वो छोड़िए, उसका बात छोड़िए। जो हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहता है सीएम नहीं है, वो खुद गंदा है। इस बीच मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी ने कोलकाता में राज्य विधानसभा के बाहर हिंदू शहीद दिवस मनाया। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों की सभा का नेतृत्व करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को पद छोड़ देना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। सीज फेल पुलिस मिनिस्टर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बंगाल का पुलिस मंत्री का नाते सीज कॉम्प्लीटली फेल। देखिए, हिंदू अभी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। हम लोग बार बार ये बता रहे थे कि एक एंटी हिंदू सरकार हमारी राज्य में प्रतिष्ठित हुआ। ममता बनर्जी की जो रवैया है वो मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम बनने की चक्कर में अब हिंदू को बलि देना चाहते हैं। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के पिता हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को भीड़ ने कथित तौर पर मार डाला था। इसके बाद से ही राज्य में सियासत गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर अपने पाप छुपाने का आरोप लगाया। उधर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ईडी ने आज भी उनसे जमीन के मामले में पूछताछ की। कांग्रेस इस कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बता रही है तो बीजेपी ने गांधी परिवार के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार पर एक्शन, भड़की कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड के जिन्न से घबराई कांग्रेस, जगह जगह किया प्रदर्शन। कांग्रेस के रवैये पर बीजेपी हमलावर। गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है तो वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। कानून का शिकंजा कसते देख बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को देश भर में हल्ला बोला। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा कि उनको धरना करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। असलियत यह है कि यह नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को डराने वाली कार्रवाई बताया है तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए नेहरू गांधी परिवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। बीजेपी का कहना है कि बहुत ही निचले दर्जे की राजनीति हो रही है। उनको डरा के रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है। ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए। 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले। उधर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से बुधवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। मंगलवार को भी ईडी ने हरियाणा के जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी, जहां उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो सभी सवालों के जवाब देंगे तो वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से देश को सीखना चाहिए। मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। सोनिया और राहुल के लिए नेशनल हेराल्ड मामला और रॉबर्ट वाड्रा के लिए हरियाणा का जमीन सौदा पूरे गांधी परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अदालत से अलग सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2013 में एक निजी शिकायत दायर की गई थी। इस शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ
आईपीसी की धारा 403, 406 और 420 और 120B के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में 2010 में एजेएल, यंग इंडियन और कांग्रेस पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसमें एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को 50 लाख रुपए में यंग इंडियन कंपनी को 99% शेयर हस्तांतरित करने का आरोप था। इसमें एजेएल की ज्यादातर संपत्तियों का मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास होने का आरोप लगाया गया था। गौरतलब है कि यंग इंडियन को सेक्शन 25 के तहत कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, लेकिन जांच में पाया गया कि कंपनी ने वर्षों तक कोई चैरिटेबल गतिविधि नहीं की। इतना ही नहीं, पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई। एजेएल के शेयर और संपत्तियों का अवैध तरीके से उपयोग करने का मामला भी उजागर हुआ। इसके बाद 20 नवंबर 2023 को एजेएल की संपत्तियों को अटैच किया गया। जानकारी के मुताबिक इस धोखाधड़ी का उद्देश्य एजेएल की व्यावसायिक संपत्तियों से लाभ प्राप्त करना और कर का भुगतान किए बिना संपत्ति हासिल करना था। और ये मामला क्या है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 9 अप्रैल 2025 को अभियोजन शिकायत दायर की थी। पीएमएलए 2002 के तहत आरोपियों के खिलाफ ईडी ने शिकायत दायर की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायत की गई दायर। आरोपियों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य का नाम शामिल था। आरोप था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हड़प ली। इसके लिए एजेएल का 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर किया गया। इसके बाद 2014 में एक निजी शिकायत के आधार पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन अदालतों ने इसे बरकरार रखा। 2017 में आयकर विभाग ने यंग इंडियन द्वारा एजेएल संपत्तियां हड़पने के कारण 414 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी का पता लगाया। इसके बाद यंग इंडियन ने अपील की, जो अभी भी लंबित है। वहीं ईडी ने पीएमएलए के तहत 2021 में जांच शुरू की, जिसमें यह पाया गया कि यंग इंडियन को एजेएल की संपत्तियां धोखाधड़ी से दी गईं और यंग इंडियन ने 2017-18 में फर्जी दान एकत्र किए। एजेएल ने 2017-18 में फर्जी अग्रिम किराया 38.41 करोड़ रुपए और विज्ञापन आय 29.45 करोड़ रुपए प्राप्त की। इसी क्रम में ईडी ने 2021-24 के दौरान 21 स्थानों पर छापेमारी की और 51.1 लाख रुपए की नकदी और 103.12 लाख रुपए की कीमती वस्तुएं जब्त की। तो जांच में ये बात भी सामने आई कि यंग इंडियन ने एजेएल के शेयरों को अधिग्रहित करके उससे मुनाफा कमाया। कार्रवाई के तहत ईडी ने एजेएल की 751.91 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया। इस संबंध में एजेएल और यंग इंडियन ने अपील भी की, जो अभी अपीलीय न्यायाधिकरण में लंबित है। ईडी ने 20 नवंबर 2023 को एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी मानते हुए 751.91 करोड़ रुपए की कुर्की का आदेश जारी किया। ये कार्रवाई 2013 में भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर की गई। शिकायत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और अन्य पर धोखाधड़ी व साजिश के आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का ब्याज रहित कर्ज दिया था, जिसे मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया ने खरीद लिया। इसके बदले एजेएल की पूरी हिस्सेदारी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। एजेएल के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो अखबार प्रकाशन हेतु सरकारों से दी गई थी।
यंग इंडिया ने इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया पर कोई अखबार नहीं निकाला। अदालत ने माना कि ये लेन देन जानबूझकर विश्वासघात, साजिश और धोखाधड़ी के जरिए किया गया, जिससे मूल एजेएल शेयरधारकों और सार्वजनिक हित को नुकसान हुआ। बाद में एजेएल और यंग इंडिया को पीएमएलए के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसमें जवाब मांगा गया कि ये संपत्तियां उन्होंने कैसे अर्जित की और क्यों ना इन्हें सरकार द्वारा जब्त किया जाए। गौरतलब है कि एजेएल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ अखबारों का प्रकाशन किया था, लेकिन 2008 में इनका प्रकाशन बंद कर दिया गया था और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कंपनी को गांधी परिवार ने धोखे से अपने अधीन किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूछा कि राजनेता होने के नाते, एक राजनीतिक परिवार से होने के नाते 50 लाख को 2000 करोड़ में बदलने के लिए जो व्यावसायिक चालें चली वो कहां से अर्जित की हैं? The National Herald, the company, they had a capital of 50 lakhs. After the company was taken over by the Gandhi family, fraudulently, I'll use the word fraudulently. After the company has been taken over fraudulently by the Gandhi family, suddenly its net worth increased to 2,000 crores. Not only that, it is a Section 9 company where profit is prohibited. Like our Cancer Foundation, you cannot make profit. But they were making profit. Rahul Gandhi often accused Adani and Ambani that how you have made so much money. My question is, being a politician, being a member from a political family, where from you have earned that business tricks to convert 50 lakhs rupees to 2,000 crore? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिनलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने डिजिटलीकरण, स्थिरता और गतिशीलता के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। क्वांटम, 5G, 6G, AI और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों सहित साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यूक्रेन की स्थिति सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। उत्तराखंड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस परियोजना के अंतर्गत टनल 8 में पहली बार TBM यानी टनल बोरिंग मशीन से खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी इस मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का जनासू गवाह बना है एक ऐतिहासिक पल का। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। RVNL ने देवप्रयाग से जनासू के बीच भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग को रिकॉर्ड समय में खोदने में सफलता पाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने रिकॉर्ड को बनते देखा। यह हिमालयन रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज सुरंग तैयार हुई है, अब जल्द ही कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी। आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी की जो उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में टनल का फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा। आज ओपन हुई है टनल, एक तरीके से थ्रू हुई है और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज़ सुनाई देगी। 14.57 किलोमीटर लंबी टनल 8 की खुदाई जर्मनी से लाई गई आधुनिक टनल बोरिंग मशीन TBM शक्ति की मदद से की गई, जो भारत की सुरंग निर्माण तकनीक के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये पहली बार है जब देश के पहाड़ी इलाकों में रेल सुरंग बनाने के लिए TBM तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 9.11 मीटर व्यास वाली इस सिंगल शील्ड रॉक TBM ने काम में जो तेजी और सटीकता दिखाई है, वह वैश्विक स्तर पर एक नया मापदंड स्थापित करती है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रेल संपर्क से जुड़ने पर चार धाम की यात्रा और सुगम होगी। हमारे इस क्षेत्र में पूरे चार धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी। ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। यह परियोजना उत्तराखंड के 5 जिलों से होकर गुजरेगी, जिनमें 16 मुख्य सुरंगें और 12 एस्केप टनल हैं। 83.07% यात्रा सुरंग मार्ग से ही की जाएगी। प्रूफ कंसल्टेंसी का काम IIT रुड़की को दिया गया। इसमें उपग्रह इमेजरी पर आधारित अत्याधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा क्योंकि 12 मास आपको यहाँ पर जो है वो जो यातायात ये सुविधा है, जो ट्रेन से आप पूरे जो पहाड़ की जो यात्रा कर सकते हैं, चार धाम की जो यात्रा है, इसको बूस्ट मिलने वाला है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलने वाला है और ये कामयाबी जल्द ही इस रूप में आएगी कि यहाँ पे जो यात्रा है वो सुगम हो पाएगी। कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, पौड़ी गढ़वाल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत के दौरे पर आने वाले हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस अपने परिवार के साथ 21 से 24 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की एशिया में ये पहली यात्रा है। ये उपराष्ट्रपति वैंस की भारत की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति JD वैंस 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जयपुर और आगरा का भी दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की समीक्षा करने और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने का अवसर होगी। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विमर्श करेंगे। नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह आर्थिक गलियारा आपसी मित्रता और सहयोग के बल पर दुनिया में सर्वोत्तम सप्लाई चेन साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर से भागीदार देशों में संपन्नता के साथ साथ स्थिरता आएगी। respecting each other's sovereignty, our territorial integrity, and also focusing largely on promoting inclusive growth, sustainable growth amongst all these nations, fostering friendships. So financial viability will be an important element of IMF. We don't want to create a huge debt burden on all the countries along the route. But the larger objective is amongst friends. The larger objective is to promote amity amongst nations. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून पर विपक्ष द्वारा विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून का हर जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए प्रदर्शन कर रहा है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय के अंदर भय पैदा करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम समुदाय का विकास हो। Testing is only the opposition parties, those political parties which treat the Muslim community as vote banks. They create, fear mongering. They keep scaring the Muslim community. And from the long time I have been witnessing these people, they don't want Muslim community to develop. They want to keep them isolated, create fear in their mind, and then make them anti-BJP. वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून का नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों पर होने वाले प्रभावों को भी जिक्र किया। Other tribal states like Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim, mainly the northeastern states, are insulated from this effect of the bill because we have put a provision. The creation of Waqf cannot be done on tribal land, which is any land falls in 6th and 5th schedule of the Constitution. So
it will not have impact on tribal areas. And the fifth area is in other parts of the country. Sixth schedule is northeast. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील द्वारा कृषि क्षेत्र में मशीनों के प्रभावशाली उपयोग, विशेष रूप से कपास और सोयाबीन की कटाई की सराहना की। साथ ही भारत में इन आधुनिक तकनीकों को अपनाने में गहरी रुचि व्यक्त की। इस अवसर पर ब्राजील के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया कि भारत के साथ वर्तमान में 2-3 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, जिसे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की संभावना है। ब्राजील मुख्य रूप से उर्वरक, सोयाबीन, खाद्यान्न, फसलें, चीनी, मांस और सब्जियों का व्यापार करता है। ब्राजील के पूर्व कृषि मंत्री ने बताया कि 50 वर्ष पहले ब्राजील 30% खाद्य पदार्थ आयात करता था, लेकिन आज लगभग 500 बिलियन डॉलर का कृषि निर्यात करता है। शिवराज सिंह ने ब्राजील के कृषि व्यापार समुदाय के सदस्यों को भारत आने का आमंत्रण भी दिया, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग को और सुदृढ़ किया जा सके। और आइए अब बात करते हैं भारतीय रेल की। क्या आपको मालूम है कि आज ही के दिन 172 साल पहले चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी? जी हां, 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल की पहली रेल यात्रा, जिसने देश की दिशा ही बदल दी। आइए चलते हैं इतिहास की उन पटरियों पर जहां से शुरू हुई थी भारतीय रेलवे की कहानी। 16 अप्रैल 1853 ये वही ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी। इस ट्रेन में 14 बोगियां थीं, जिस पर करीब 400 गणमान्य यात्री सवार हुए थे। 3 भाप इंजनों साहिब, सुल्तान और सिंध ने इस ऐतिहासिक ट्रेन को खींचा था। दोपहर 3:30 बजे ट्रेन रवाना हुई और तकरीबन 1 घंटे में पहुंची ठाणे। पहली बार चली इस रेलगाड़ी को तब के बंबई और आज के मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन पर दी गई थी 21 तोपों की सलामी, जिसके बाद शुरू हुआ भारत में रेल युग का आरंभ। आज ही के दिन पहली बार 1853 में देश की पहली रेलगाड़ी बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी और उसकी स्मृति में आज का दिन रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देशवासियों को इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक भारतीय रेल ने देश की एकता को मजबूत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही प्रतिदिन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को सेवाएं प्रदान की है। तो अपने आप में यह एक ऐसी संस्था है जिस पर पूरे देशवासियों को गर्व है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आज के दिन को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि ये भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन है। 172 साल पहले शुरू हुई ये रेल यात्रा और आज भारतीय रेल विश्व में रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है, जिस पर पूरी दुनिया नजरें टिकाई बैठी है। 172 साल के सफर के बाद आज जब भारतीय रेलवे पर नजर डालते हैं तो ये तेज, स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नजर आता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लोगों को जहां तेज और आरामदायक सफर का आनंद दे रही हैं, तो वहीं अयोध्या, भोपाल, गांधीनगर जैसे और भी कई स्टेशन भारतीय रेल के हाईटेक और वर्ल्ड क्लास होने के गवाह बन चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई से युक्त टिकटिंग हो चुकी है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना है। हाल के दिनों में भारतीय रेल ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिस पर पूरे देश को गर्व है। हमने रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पाम्बन पुल का निर्माण कराया है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डेडिकेट किया है नेशन को। इसी तरह से चिनाब पुल और अंजी ब्रिज, जो कि इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं, वह बनकर के तैयार हैं और राष्ट्र को शीघ्र ही समर्पित किए जाएंगे। जो कई दुर्गम इलाके हैं, उन दुर्गम इलाकों के लिए रेल चलाने की हमारी कोशिश है और इसी सिलसिले में कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतीय रेल देश के मानचित्र पर रोज नई लकीर खींच रही है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आकार दे रही है। आज देश में 3 से 4 करोड़ लोग रोजाना रेलवे में सफर कर रहे हैं। आज भारतीय रेल 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबा नेटवर्क बना चुकी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय रेल रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। रेल की गति देश की प्रगति का आधार बन रही है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया और ऐतिहासिक कदम उठाया है।
मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम लगाया गया है। ये खास सुविधा पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में शुरू की गई है जो नासिक के मनमाड और मुंबई के बीच चलती है। एटीएम को खास तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ट्रेन के पूरी रफ्तार में होने के बावजूद भी ठीक से काम कर सके। साथ ही इसे चोरों से बचाने के लिए सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। रेलवे का कहना है कि अगर मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगे एटीएम को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में भी एटीएम लगाए जाएंगे। वेब समिट के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का उद्देश्य देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सामने लाना है। बच्चों के सीखने के अनुभव को बदलने के उद्देश्य से इनोवेट टू एजुकेट हैंड हेल्ड डिवाइस डिज़ाइन चैलेंज आयोजित किया जा रहा है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि ब्रॉडकास्टिंग और इंफोटेनमेंट, ABGCXR, डिजिटल मीडिया और नवाचार है। इस चैलेंज के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट की हाल ही में घोषणा की गई और ये टीमें वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। विजेताओं को ग्रैंड फिनाले में मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के नोडल अधिकारी आशुतोष मोहले ने कहा कि बच्चों और स्टार्टअप्स को भी अंतिम शिखर सम्मेलन में अपने डिवाइस प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस चैलेंज का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि इस टाइप की गेमिंग डिवाइस बनाना जो एडिक्टिव ना हो और जो दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक एडिक्टिव स्क्रीन मानी जाती है। इसमें जो गेम्स बनाए जाएंगे वो बच्चों को लिए न केवल इंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक नए तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में सिखा भी सकेंगे। साथ ही इस चैलेंज के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ बच्चों के अलावा जो स्टार्टअप्स भी हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरह आगे अपने इस डिवाइस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वेब समिट में अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डिवाइस को वहां पे आके एग्जिबिट भी कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। इस चैलेंज में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनलिस्ट टीम की डी मैत्री के सदस्य का कहना है कि उनकी डिवाइस प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में काम करेगी और छात्रों को सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम की लत से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज ने हमें रचनात्मक सोच को साकार रूप देने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। हम विशेष रूप से इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करके देश भर के इनोवेटर्स को एक साथ जोड़ा है। हमने एक ऐसा एजुकेशनल कंसोल विकसित किया है जो बच्चों की फाउंडेशनल न्यूमरेसी को मजबूत करने में मदद करेगा। We are eagerly waiting to be a part of Waves because it's an amazing opportunity to connect with like-minded people. And when we heard about the Innovate to Educate Challenge, we thought this is the perfect platform to showcase our skills and projects to gain knowledge. This challenge has truly pushed us to think beyond the usual. It helps us to solve real-world problems through design thinking and innovation. Basically, we are building smart learning tablet for kids. It's an interactive and portable educational device designed to make learning and engaging through the touchscreen based puzzles, games and voice-assisted lessons. Our idea is a simple, low-cost, handheld learning device for kids aged 6 to 8. It helps them improve basic maths, memory and problem solving through fun and various interactive games. इस चैलेंज ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की रचनात्मक और तकनीकी प्रतिभा वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समाधानों को डिजाइन करने में सक्षम है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। नासिक में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक धार्मिक स्थल को हटाने के मामले में हिंसा भड़क गई। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है और हालात को सामान्य करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नासिक के काठे गली स्थित अवैध धार्मिक स्थल सातपीर बाबा दरगाह को हटा दिया गया है। नासिक महानगरपालिका ने पुलिस बंदोबस्त के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इससे पहले मंगलवार रात को विवादास्पद धार्मिक ढांचा हटाने को लेकर इलाके में हिंसा भड़क गई थी जिसमें करीब 21 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए थे। दरअसल कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही अचानक एक बड़ा समूह जमा हो गया और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया।
दंगाइयों को नियंत्रित और तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। इस दौरान भीड़ ने बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया और 3 पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं नासिक में पुलिस बंदोबस्त कड़ा कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस घटना के सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए थे, दरगाह के ट्रस्टी आए थे, वो दरगाह हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसका प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। उसी समय उस्मानिया चौक में एक मॉब वहाँ पर आया और मॉब ने इस बात का विरोध किया और मॉब ने दोनों के ऊपर, मतलब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक थे, दरगाह के ट्रस्टी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू किया। बुधवार सुबह दरगाह को पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस घटना को लेकर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि नगर पालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। 15 दिन तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जस्टिस बी.आर. गवई देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पर सहमति के बाद जस्टिस गवई 14 मई को 52वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई जस्टिस के.जी. बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, जिन्हें 2007 में देश के शीर्ष न्यायिक पद पर प्रमोट किया गया था। जस्टिस गवई राज्य में हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और जस्टिस बैरिस्टर राजा भोंसले के साथ भी काम कर चुके हैं। प्रसार भारती और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी STPI के बीच डीडी रोबोकॉन 2025 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी की उपस्थिति में दूरदर्शन महानिदेशक और STPI महानिदेशक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य तकनीकी रूप से दक्ष छात्रों को अवसरों को विस्तार देना है, ताकि तकनीकी रूप से दक्ष छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की रोबोट प्रतियोगिता चैंपियनशिप डीडी रोबोकॉन में भाग लेने का अवसर मिले। Has signed an MOU with STPI in incorporating STPI as the outreach partner for one of its that is Doordarshan's primary major event called DD Robocon. In order to ensure the participation of larger number of engineering students, engineering colleges, etc., with STPI's very vast network all over India, and I'm sure that this is going to, help both the Doordarshan as an institution, as an institution which is running this Robocon program, and in ensuring the participation of students from all over India. ने दूरदर्शन के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जो बहुत ही प्रसिद्धि वाला पॉपुलर प्रोग्राम है डीडी का, इट्स कॉल्ड रोबोकॉन, इस प्रोग्राम को देश के सभी कॉलेजेस तक पहुंचाना, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग ले सकें और नए से नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रोबोटिक्स बना सकें। इसके लिए STPI पूरी तरह से डीडी के साथ है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर कठोर कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने 600 स्कूलों की जांच की है और नियमों का पालन न करने वाले 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शेष स्कूलों का निरीक्षण तेजी से किया जा रहा है और शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कई निजी स्कूलों में डमी स्कूलिंग की शिकायतें भी प्राप्त की हैं। निरीक्षण के दौरान 20 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने SDM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जो दिल्ली के हर स्कूल का ऑडिट कर रही है, जिसके बाद ये एक्शन सामने आया है।
दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के जल्द से जल्द क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली को वर्षों के इंतजार के बाद मिली है। जनता तक जल्द से जल्द सभी कार्ड बनकर पहुंच जाएं, इसके लिए आज बैठक हुई। दिल्ली के हर कोने में 1139 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। सभी माननीय विधायकों को काम सौंपा गया है कि अपने अपने क्षेत्र के परिवार जिनके आयुष्मान कार्ड बनने हैं वो कार्ड बनवाने में उनकी मदद करें। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जिनको हमने पूरा उनके स्वास्थ्य को केयर टेक करने के लिए जो योजना भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की है उसके कार्ड बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और साथ में आरोग्य मंदिर जो प्रत्येक विधानसभा में दिल्ली के हर कोने में 1139 आरोग्य मंदिर जो खोले जाने हैं उनकी जगह आइडेंटिफाइड करने के लिए तुरंत ये काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो समय गंवाया है उसके कारण से दिल्ली का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दरियागंज स्थित कस्तूरबा अस्पताल में डेंटल हेल्थ चेकअप और अवेयरनेस कैंप का उद्घाटन किया। इस कैंप में आने वाले लोगों को दांतों की मुफ्त जांच व इलाज की सुविधा दी जा रही है। साथ ही इस कैंप का उद्देश्य छोटे बच्चों को भी दांतों की साफ सफाई और देखभाल की अहमियत के बारे में जागरूक करना है, ताकि सबके दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहें। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अस्पताल में एक अत्याधुनिक डेंटल ओपीडी क्लिनिक का भी उद्घाटन किया, जिसमें नई टेक्नोलॉजी से लैस डेंटल चेयर, एक्सरे मशीन और अन्य आधुनिक मशीनें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए उपकरणों की मदद से इलाज की गुणवत्ता और बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछली सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया। संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा 1008 संस्कृत संभाषण शिविर अभियान की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली में 1008 स्थानों पर संस्कृत को सिखाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में 23 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाला ये एक ऐतिहासिक प्रयास है। इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 1008 संस्कृत संभाषण शिविर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए संस्कृत भाषा को सरल और निःशुल्क रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दिल्ली में 23 अप्रैल से 3 मई तक एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा और 4 मई को इसका समापन दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा। दिल्ली के भाषा, पर्यटन और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये दिल्ली सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि 1008 जगह पर संस्कृत को सिखाया जाएगा। ये राजधानी में ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने बताया कि इसके समापन समारोह में करीब 25 से 30 हजार लोग हिस्सा लेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान के माध्यम से संस्कृत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगी। दिल्ली सरकार का सौभाग्य है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने ये निर्णय लिया कि जब संस्कृत भारती इतना अद्भुत आयोजन कर रही है तो संस्कृत अकादमी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। 10 दिन में 1008 जगहों पर शिविर लगाकर संस्कृत को सिखाया जाएगा देश की राजधानी में। अपने आप में ये ऐतिहासिक प्रयास है, अनूठा प्रयास है, अद्भुत प्रयास है। बहुत बहुत नमन और आभार संस्कृत भारती का। ये भी निश्चित है कि वो दिन भी दूर नहीं, अगर इस प्रकार के संकल्प के साथ प्रयास चलते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब संस्कृत पुनः अपने परम वैभव को प्राप्त करेगी। ये केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, दर्शन है, सब में इसका बहुत आधार है। संस्कृत भारती संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 1981 से कार्यरत है और 28 देशों में काम कर रही है। संस्कृत भारती का उद्देश्य है कि संस्कृत जन जन की भाषा बने। भारत में भारत के बाहर 28 देशों में काम करती है। संस्कृत भारती लोगों को भाषा के माध्यम से संस्कृत का अभ्यास, बोलचाल सिखाना, ये उसका उद्देश्य है। जन भाषा बने, जैसे भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं उसमें संस्कृत ही है,
तो संस्कृत भी लोग उसको सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में लाएं, ये संस्कृत भारती का उद्देश्य। 23 अप्रैल से 1008 स्थानों पर शुरू हो रहे शिविर में रोजाना 2 घंटे केवल 10 दिन में संस्कृत बोलना सीखने के लिए अपना पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.samskritabharati.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर 9220915556 पर मिस्ड कॉल भी की जा सकती है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार 1008 स्थानों पर एक साथ संस्कृत सिखाई जाएगी। जी हां, दिल्ली सरकार द्वारा संस्कृत भारती के सहयोग से ये अनूठा प्रयास किया जा रहा है ताकि संस्कृत का वैभव वापस लौटाया जा सके। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षा बलों नक्सलियों की कमर तोड़ने में जी जान से दोनों जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल और 2 शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान AK-47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद की गई। मृत माओवादियों की पहचान DVCM हलदर कश्यप और ACM रामेश्वरी उर्फ रामू के रूप में हुई है। वर्ष 2024 में नक्सल विरोधी अभियान में प्राप्त बढ़त को आगे बरकरार रखते हुए वर्ष 2025 में भी बस्तर संभाग अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CPI माओवादी संगठन के विरुद्ध ये कार्रवाई वहां पर की गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें ओडिशा के SCCL के ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र किया है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, ओडिशा में सिंगरेनी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। अपनी 136 साल की विरासत में पहली बार सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL ने तेलंगाना के बाहर ओडिशा के नैनी कोल ब्लॉक में कोयला उत्पादन शुरू किया। SCCL के लिए ये गौरव का क्षण है जो भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक विकास में इसके विस्तार और बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मोदी सरकार और कोयला मंत्रालय की ओर से मैंने ये सुनिश्चित किया है कि इस कोयला ब्लॉक के परिचालन में आने वाली बाधाएं दूर हो गई हैं। पूरे सिंगरेनी परिवार को निरंतर सफलता और भविष्य में अनेक उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं। वैश्विक बाजारों में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 820.93 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया है। इसमें सालाना आधार पर 5.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 773 अरब डॉलर पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात बढ़कर 437.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि गैर पेट्रोलियम निर्यात 6% बढ़कर 374.08 अरब डॉलर हो गया है। Indian exports in the financial year 2024-25 has reached a new milestone of $820 billion, clocking a 6% export growth. And this export growth is quite encouraging when you see in the background of near war-like situation in the Middle East, war in Central Asia, the Red Sea crisis, the huge volatility in the commodity prices. And the good thing is that both the sunrise sectors of exports like engineering, electronics, pharmaceuticals, as well as the labor-intensive sectors of exports like apparel, tea, coffee, tobacco, spices, plastics, all have done exceedingly well, clocking in most of the cases a double-digit growth. दिल्ली NCR में स्प्रिंग 2025 का 59वां संस्करण 16 से 19 अप्रैल 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित किया गया है। ये मेला हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCS द्वारा आयोजित किया गया है। सेक्टर छोटे छोटे गरीबों को काम देता है। ये हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट मार्केट, ऐसे अभी 45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का मार्केट है, लेकिन मुझे ये डोमेस्टिक मार्केट जो $75 बिलियन का है, इसको
इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके इसे विदेशों तक पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य है। बीएनपी महासचिव और पार्टी की स्थायी समिति के 7 सदस्यों ने ढाका में स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बुधवार को मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ अपनी चर्चाओं पर असंतोष व्यक्त किया क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई थी। बीएनपी प्रतिनिधिमंडल और यूनुस के बीच बैठक के बाद बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल ने कहा कि उनकी पार्टी दिसंबर 2025 और जून 2026 के बीच चुनाव कराने के अंतरिम सरकार के चुनाव रोड मैप से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।